women across Maharashtra are driving positive change in every sphere, social, economic, and cultural. And now I'm honored to introduce the driving force behind this progress and empowerment story of Maharashtra, the man who's making women's empowerment a central part of its governance and development efforts, launching meaningful, impactful programs that go beyond just symbolic gestures. A visionary leader, championing inclusive growth and women advancement. Ladies and gentlemen, please welcome Shri Devendra Fadnavis, the Honorable Chief Minister of Maharashtra. Mr. Chief Minister, let me invite you on stage, please, sir. आज की हमारी चर्चा है परंपरा से परिवर्तन, और ये एक ऐसे राज्य की कहानी है जिसने औद्योगिक क्रांति देखी है, सामाजिक आंदोलन देखा है और अब महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिख रहा है। और हमारे साथ उस राष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं श्री देवेंद्र फडणवीस। श्री शक्ति में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। महिला सशक्तिकरण और इक्वालिटी के बारे में एज एन इंडिविजुअल आपने कब सीरियसली सोचना और काम करना शुरू किया? क्या बचपन में, आपकी किशोरावस्था में, आपके पॉलिटिक्स की शुरुआत के बाद कब आपको लगा, कौन सा वो एक टर्निंग पॉइंट था जब आपको लगा कि इस क्षेत्र में काम करना बहुत ज़रूरी है? देखिए, काम करने की जो बात है वो मैं ये कहूँगा कि जैसे जैसे राजनीति में मैच्योरिटी आती गई वैसे वैसे ये ध्यान में आया कि हमारी जो विकास की संकल्पना है वो तभी पूरी हो सकती है जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे। और विशेष रूप से मेरा इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट रहा, तो वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ को मैंने स्टडी किया, उनकी प्रोसेसेस को मैंने स्टडी किया, तो मेरे ध्यान में आया कि उन्हीं देशों ने प्रगति की है जिन्होंने ये एक्नॉलेज किया है कि समाज में 50% जो समाज का हिस्सा है वो भी महत्व रखता है, वो भी एक फोर्स है, वो वर्क फोर्स है, वो सब टाइप का फोर्स है। और ये रिकग्नाइज करके जब एक प्रकार से उन्होंने इस सारी 50% जो एक ये प्रतिनिधि है इनको ह्यूमन रिसोर्स में परिवर्तित किया, तो तेजी के साथ उनका विकास हुआ। तो मेरे ध्यान में आया कि जब तक हम लोग ये जो हमारा 50% हिस्सा है, जो हमारी विमेन है, जो हमारी महिलाएं हैं, इनको हम मुख्य धारा में नहीं लाएंगे या इनका उपयोग हम जब तक नहीं करेंगे, इनके फोर्स का उपयोग नहीं करेंगे, तब तक हम उस तेजी के साथ विकसित नहीं हो सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उससे पहले शायद हम जेंडर इक्वालिटी पे बात करते थे, पर उसके लिए हमने काम करना चाहिए या हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं लगता था। जो लगना शुरू हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि अब देश की सरकार में और राज्य की सरकार में भी ये बिल्कुल आपको दिखाई देता होगा कि हम लोग इस पर बहुत वर्क कर रहे हैं। दुनिया ने भी माना है कि किस दिशा में भारत बढ़ रहा है आगे, पर हम विकसित भारत की बात करते हैं सर। हम जब आप एक आदर्श भारत, एक आदर्श महाराष्ट्र की कल्पना करते हैं तो महिलाओं को कहाँ देखते हैं? नेतृत्व में, स्टार्टअप्स में, पॉलिसी मेकिंग में आप उनका क्या रोल एनविजन करते हैं? कि मैं ये मानता हूँ कि हम जब अवसर देते हैं तब हमको क्षमता ध्यान में आती है, और अब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा कि जहाँ पर महिलाएं तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ रही है। मैं आपको एक वाकयात बताता हूँ कि हम लोग चीफ मिनिस्टर के तौर पर या किसी और तौर पर, अब 2014 में भी मैं चीफ मिनिस्टर था, तो हम लोग कई यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्वोकेशन के लिए जाते थे। तो पिछले 10 सालों का मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब कॉन्वोकेशन होता है तो अगर 100 मेडल कॉन्वोकेशन में दिए जाते हैं तो 90 मेडल्स लड़कियों को मिलते हैं। 90 मेडल्स, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि उन लड़कियों में पहले चीज़ नहीं थी, क्या थी, लेकिन उनका अवसर नहीं था। जैसा अवसर मिला तो उन्होंने उस चीज़ को एक प्रकार से ग्रैब किया, उस अवसर को, और वहाँ तक वो पहुँची। तो मुझे लगता है कि अभी सारे क्षेत्र में, अभी आपने स्टार्टअप की बात की,
तो हम लोगों ने ये प्रयास किया पिछले समय कि एक स्टार्टअप फंड हम लोगों ने तैयार किया था, और उस स्टार्ट फंड के माध्यम से हम लोगों ने ये भी प्रयास किया कि स्टार्टअप के क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनको हम थोड़ा प्राधान्य दें। तो ये ध्यान में आया कि बहुत अच्छा रिस्पांस उसको मिला, और बहुत बड़े पैमाने पर महिलाएं उसमें सामने आई। तो आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिस समय प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी की कॉन्सेप्ट फ्लोट की, तो हम लोग भी ये सोचते थे कि लखपति दीदी क्या है और ये कैसे होगा, क्योंकि आप उसमें कॉन्सेप्ट ये नहीं था कि एक बार वो लाख रुपया कमाए, उसमें यह था कि हर साल वो लाख रुपए से ज़्यादा पैसा कमाए। और जिस समय हमने उस कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू किया, तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि पिछले 2 सालों में महाराष्ट्र में हम लोग 50 लाख लखपति दीदी बना चुके हैं, और अब हम लोगों ने 1 करोड़ का हमारा एक लक्ष्य रखा है। और इसमें हमने क्या किया है? हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ अवसर दिया है। हमने केवल सरकारी योजनाएं और अवसर उनके लिए खुला किया, और अपने बलबूते पर वो लखपति दीदी बनी, और उसमें से कई महिला ये केवल लखपति नहीं 10 लाखपति बनी है, वो 10 लाख रुपया भी कमाती है। तो ये जो क्षमता है, ये जो ताकत है, मुझे ऐसा लगता है कि अवसर दे दीजिए, महिलाएं करेगी। क्योंकि आपने ये स्कीम्स की बात की, और महिला मतदाता जो हैं वो एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभरी हैं पिछले कुछ सालों में। पहले भी देती थी मत, पर अब मेरे ख्याल से ज़्यादा फोकस है उनके ऊपर, और आपकी पार्टी ने इसको काफ़ी इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल किया है। अब एक तरीका ये देखने का है कि ये सशक्तिकरण की ओर एक प्रयास है, और क्रिटिक्स का ये कहना है कि जब आप इस तरह की स्कीम्स अनाउंस करते हैं तो आप उसको एक चुनावी मुद्दा बना देते हैं। जैसा आपने रिजल्ट्स अभी बताए, तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या होता है कि हम बहुत सी योजनाएं, अलग अलग महामंडल हमारे यहाँ होते हैं, उन महामंडलों के माध्यम से हम लोग अलग अलग लोगों को रोजगार के लिए मदद करते हैं। हम लोग लोन्स देते या इंटरेस्ट सबवेंशन देते, और ज़्यादातर जितने महामंडल होते हैं उसमें से पैसा वापस आने की जो एक वो होती है, तो 40% पैसा वापस आता है, 60% वो नहीं आता है, या विवाद में चला जाता है, कोर्ट केसेस में चला जाता है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि इसी प्रकार की योजना हमारी महिला बाल कल्याण विभाग की ओर से, एक हमारा महामंडल है महिलाओं का, तो माविम करके, उसके माध्यम से हमने चलाई। उसका एक्सपीरियंस ये है कि हम जितना पैसा देते हैं, अभी तक एक भी पैसा नहीं डूबा, 100% पैसा वापस आता है, 100%। तो ये इससे ये लगता है कि महिलाएं जो पैसा लेती है उसको सही जगह इस्तेमाल करती है, उसको बड़ा करती है, और वो पैसा वापस करती है। इसीलिए हम लोगों ने अभी, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस समय मैं मुख्यमंत्री बना था 2014 में, तो हमारे यहाँ पर साधारणतः 3-1 लाख महिलाएं ये बचत गठों से जुड़ी हुई थी। हमने धीरे धीरे उसको बढ़ाकर करीब 85 लाख तक हम उसको लेकर गए, और फिर एक ऑटो पायलट मोड पर वो आया, और आज हम देख सकते हैं कि एक आंदोलन बन चुका है। महिलाएं वो स्वयं सहायता गट में एकत्रित आती है, उसमें पैसा जमा करती है, कुछ सरकार से पैसा लेती है, कोई ना कोई छोटा उद्योग तैयार करती है, और अपनी चीज़ों को बेचकर थोड़ा पैसा भी खड़ा करती है। फिर हमारे ध्यान में यह आया कि हम इनको एक मार्केट प्लेस हम लोग दे। तो पहले हम लोगों ने ऐसा शुरू किया कि हम लोग उसकी प्रदर्शनी लगाते हैं, और एक रोटेशन में महिलाओं को स्टॉल्स देते हैं, बहुत लोग वहाँ आते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें तैयार होती है, उनका बिजनेस अच्छा होता है। अब हम लोगों के ध्यान में आया कि वी हैव टू स्टेप अप इट टू नेक्स्ट लेवल। तो अब हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग अब हर जिले में एक महिला बचत गट मॉल तैयार कर रहे हैं। ये मॉल का कॉन्सेप्ट ये है कि एक बड़ा मॉल रहेगा, जिस मॉल में ये स्वयं सहायता जो गट होते हैं, बचत गट जो होते हैं, इन गटों को जगह दी जाएगी, रोटेशन में दी जाएगी कि ये गट 1 महीना, फिर दूसरा गट 1 महीना, वो आकर तो एक परमानेंट मार्केट प्लेस होगा। और हमने जो अभी तक ये सारी प्रदर्शनी की है, इतनी भीड़ उसमें आती है क्योंकि ये लोग इतने अच्छे तरीके से चीज़ें तैयार करते हैं। अब हमने दूसरा उसमें ये किया कि अब उनको पैकेजिंग ठीक से करने के लिए उसकी ट्रेनिंग दी, उसकी मशीनरी दी। फिर अब हमने कुछ ब्रांड्स तैयार किए कि सारी
जिलों की सारी महिलाएं उस ब्रांड के नाम से अगर तैयार करें तो हमको मार्केटिंग में फायदा होगा, हम उसकी एडवर्टीज कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से मैं वापस उस बात पर आ रहा हूं कि जैसे अवसर मिलता है तो महिला ये करती है। जी, ताली भी सोच समझ के बजाती है। अच्छा, राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ज़रूरी है और ग्रास रूट्स लेवल पे मेरे ख्याल से इंडिया का रिकॉर्ड काफ़ी देशों से बहुत बेहतर है। पर फिर भी आप एक ओवरऑल पिक्चर देखें तो इसको फिर भी एक पुरुष प्रधान क्षेत्र के रूप में देखा जाता है और महिलाओं को या तो मोहरा के रूप में समझा जाता है या फिर लैंगिक टिप्पणियाँ काफ़ी होती। एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, आप कैसे इंश्योर करते हैं कि पॉलिटिक्स महिलाओं के लिए एक सेफ स्पेस बने और कैसे सेकंड लेवल थर्ड लेवल में महिलाओं को ज़्यादा ग्रूम किया जाए? महाराष्ट्र में, मैं देश की बात तो नहीं जानता, पर मैं महाराष्ट्र का कह सकता हूं कि आज हमारे कॉरपोरेशंस में और हमारे पंचायतों में जो महिलाएं चुनकर आती है उसमें से 75 to 80% ये अपने वजूद पर चुनकर आ रही है, ये खुद काम करती है और उनमें से कई सरपंच बनी, कई जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी, कई मेयर बनी और बहुत अच्छा काम उन्होंने करके दिखाया है। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली ये ट्रांजिशन अधिकारिता देने के कारण ही होता है। इसलिए मैं ये मानता हूँ, मतलब अब की परिस्थिति ऐसी है कि महाराष्ट्र में 50% रिजर्वेशन है, पर अगर आप कोई भी कॉरपोरेशन उठाकर देख ले तो उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन 52 to 55% होता है, क्योंकि जो महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड भी नहीं है वहां पर भी महिलाएं compete करके चुनकर आती है। जो महिला सशक्तिकरण की योजनाएं आप चलाते हैं, जैसे कि कैश ट्रांसफ़र या वेलफेयर स्कीम्स या सब्सिडीज़, सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है? देखिए, चैलेंज हमारे यहाँ पर ये जो डीबीटी का सिस्टम हम लोगों ने शुरू किया है, देखिए पिछले समय आज से 10 या 15 साल पहले महिलाओं के लिए कोई योजना आप तैयार करते थे तो आप ये पूरी मतलब श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते थे कि वो महिलाओं तक पहुंच रही है, क्योंकि वो किसी भी प्रकार से इस्तेमाल होती थी। डीबीटी के कारण एक बहुत अच्छी बात ये हो गई है कि वो महिलाओं तक पहुंच रही है चीज़ें और उसके कारण उसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आई है, एक प्रकार से अकाउंटेबिलिटी भी उसकी आई है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि और ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं में भी अपनी योजनाओं के प्रति और अपने अधिकारों के प्रति काफ़ी जागरूकता मैं देखता हूँ। इन स्कीम्स को लागू करने में बहुत कठिनाइयाँ नहीं है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो नॉर्मल किसी स्कीम को लागू करने में कठिनाइयाँ होती है, उतनी कठिनाइयाँ कोई महिलाओं के लिए कोई अलग कठिनाई मुझे दिखाई नहीं पड़ती। Thank you, Mr. Fadnavis, for your commitment to the cause and for being so candid. And I have to add here for all because I'm representing the women journalists, when you talk to a woman, it's a constructive conversation, no politics. We are talking about a cause that all of us espouse. बहुत शुक्रिया आपका शी शक्ति के मंच पे आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू सो मच। We often say that India is rising, but today we want to talk about how it is rising and, more importantly, who is leading that rise. Joining me are two remarkable leaders in public service, Ms. Sunaina Tomar and Ms. Vinita Vaid-Singhal. Welcome to She Shakti. From the time you started your journey in civil services to now, how do you see India poised and how do you see India in terms of opportunities for girls? India as a nation has given full and equal opportunities to women. That is what I firmly believe. Right now also I'm Additional Chief Secretary Education in the state of Gujarat. And our state also, like all other states, have provided total free education to all the girls. Plus our the then Chief Minister, now the Honorable Prime Minister of India,
he had launched a special program, to welcome girl students to the schools, wherein all senior bureaucrats, all politicians across MLAs, MPs, ministers, and the chief minister himself used to visit all villages to encourage people to send their girl child to the school. So now I think we have equal opportunity to both the genders. Ms. Singhal, your thoughts on this? Do you think that we are more or less a society that gives equal opportunities to women? I do believe that when we look at the historical facts about our country, women have been, in many ways, revered for a longer period of time. We are the only country where the women did not ever have to fight for the adult franchise. And if you have read your history lessons properly, you know that the so-called developed countries today, they had to fight for the female franchise. They had to fight for labor laws. We have never distinguished between men and women regarding the labor laws, regarding the employment, regarding the franchise. So we have a legacy where women have been given their due respect historically, and more so in the present times, because I realize, and the country realizes, and the policymakers of the country realize that you simply cannot take a country forward with 51% of its population being left behind. That's statistically impossible, and that is psychologically, socially, emotionally completely impossible. So yes, we are on the right trajectory, and the results are there to see for the rest of the world also. Ms. Tomar, let's talk about your specific line of work, education. Education is the first step towards empowerment, we say. And even before we could fully realize the potential of the girls in cities and smaller towns and villages, we have a big disruptor in the form of AI. So as somebody who's working in this field, how are you ensuring that girls get the right skills to enter a workforce that is also changing rapidly? So we are, seeing to it that all girl students get enrolled in the schools, in the colleges, also in the universities. And when I go to attend any functions in colleges and universities, you see among us the achievers, more are girls. So even as far as skilling is concerned, Government of India as a whole is focusing a lot on skilling of the youth. And in that also I can see, the women are the front runners in that. So with advent of AI, I don't see any disruption to the skilling of women specifically as a gender. They are being readied by the country to face the challenges. Ms. Singhal, you've served across departments ranging from tribal development to women and child development. What are some of the powerful lessons that you've learned, opportunities that you've spotted, and also challenges that you still see persist? I basically believe that when the right policies have been put in place, what is really important is to iron out the minor problems, which may seem minor at the top, but they are actually the real problems at the local level. If we notice the trends, and ma'am will also agree with me, the trends as we see now is that there's a major dip and the girls drop out of schools and colleges after 10th. Or after 12th, because the schools and the colleges where they are willing to join are a little further off, and there are not enough buses, not enough transportation, or the parents don't feel safe sending their girls, especially in the rural areas. So if you iron out these small problems like providing a right bus or providing a community travel or something for the girls, then, there's nothing stopping these girls from getting the university education. Many a times, even till about 10 to 15 years ago, early marriages used to be a big problem. Even the UNICEF report says that till a decade ago, 36% of the girls, even in Maharashtra, used to be married before the age of 18 and 20. Now the trends have changed completely. So these kind of changes are happening in the society. But I realize that it is at the community level, the minor problems, if they are ironed out, then the larger policy initiatives, they really are, we are able to achieve our targets there. Ms. Tomar, Gujarat's universities have produced some exceptional women leaders. How do we go to the next step? A level and equal level of opportunities to both the genders. And as government, I think we are more biased towards the girls, We give them more facilities, and as Vinita was telling, we provide them transport, we provide them schools within
a reasonable distance. So we are seeing to it that no girl drops out. And once a girl is educated, she is skilled. Then I would say, I would urge all the girls to come up to their full potential and to realize the opportunities that lie ahead of them. You know, we have to take initiatives on our own because I think we have more than equal opportunities now provided by the state government. Ms. Singhal, you led during the COVID-19 labor crisis. You've also driven nutrition campaigns like the Poshan Abhiyan. These can be high-pressure moments. What have they taught you about leadership and resilience? We all floundered, we all learned, and we all put our foot down where it was required to be done. I mean, I can quote a specific example. We were just talking about Iqbal sir, and we were talking about many of my colleagues. We ran out of oxygen. And there was one particular hospital which was running out of oxygen, and there were 142 patients on ventilator in that hospital. What do? So we finally got all the ambulances from across the city of Mumbai, shifted all 142 people who were on ventilators because we were running out of oxygen. There, if you question my decision making, कि नहीं, अभी थोड़ा और रुकते हैं, अभी और देखते हैं, it's lives on hold because of that. So there, I don't believe democratic style of leadership would have worked, but situationally, you have to grow, you have to evolve, and you have to take your people ultimately with you. I would feel, you know, when you manage a household, you can manage anything, you know. It comes, I think the leadership qualities, they come to you very naturally, you know. It is management, ultimately. Thank you both for the wonderful work that you've done and for being part of this conversation. Thank you so much. Thank you. Thank you.